सो देखो हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, उसको आपने सिर्फ गैल्वानोमीटर से जोड़कर रखा था, और इसके आजू बाजू में आपने एक मैग्नेट लेकर लाया था। फिर और साथ में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब यही कॉइल विथ सम रेजिस्टेंस आपके पास में है, गैल्वानोमीटर जोड़कर रखा है। बाय द वे गैल्वानोमीटर का क्या काम है? गैल्वानोमीटर का क्या काम है? Sir, to detect whether the current is present in circuit or not. Okay, to detect whether current is present in circuit or not. तो बेसिकली करंट डिटेक्ट करने का काम गैल्वानोमीटर करेगा। सही है। ये दूसरी अरेंजमेंट थी, और तीसरी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग थी आपकी। आपने यहाँ पर की लगा दी। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही है क्या? यस सर। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट में, क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। आपको अगर याद होगा तो आपने इस मैग्नेट को मूव किया था। कॉइल को मूव किया था। जब वापस लेकर गए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुई, और यहां पर मूव नहीं किया, आपने सिर्फ ऑन एंड ऑफ किया था। क्या मिला था इन सभी केसेस में? सर कुछ भी याद नहीं। चलो ठीक है, एक एक चीज याद दिलाते हैं और वहां से आगे जाएंगे। लेट्स सी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी जो सर डायग्राम फ्लेमिंग्स रूल पर सभी आ जाएगी चीजें। अभी जो डायग्राम्स निकाल रहे थे, वो डायग्राम्स आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय फैराडे एंड हेनरी। ठीक है। इसके बाद वी विल लर्न अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंड्यूस हुई, वो फैराडे का लॉ देखेंगे। और उसकी डायरेक्शन के बारे में लेंज लॉ बात करेगा। इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिर हम मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। फॉलोड बाय इन सभी प्रोसेसेस में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रही है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंड देन these are special current एडी करंट्स, जो एक्चुअली फर्नेसेस में भी यूज करते हैं। कभी कभी ये एडवांटेज करके हमारे काम में आएंगे, बट समटाइम्स दे आर डिसएडवांटेजेस, हार्मफुल। इनके कारण हीटिंग भी होता है, तो इनको कम भी करना पड़ता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब बाजू वाले के कारण मेरे ऊपर होने वाला प्रभाव, या सेल्फ। और फाइनली जनरेटर के बारे में, या जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है।
अब सर इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है, तो ये इसमें से कुछ चीजें हमने थेरोटिकल लेवल पर डिस्कस की थी। अभी जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, वी विल बी डीलिंग ऑल दिस थिंग्स विथ न्यूमेरिकल, मतलब मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी, थ्योरी भी समझेंगे, प्रिंसिपल्स भी समझेंगे, और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, सो देखो ये डायग्राम बाय द वे आपके जनरेटर की है, और यहाँ पर इसको रोटेट करना जरूरी है। अगर रोटेट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। एक रीजन किसी ने तो बताया कि सर हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ये पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, बट वो रोटेशन का ही वर्क क्यों करना, तो वो पार्ट हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो ये फैराडे ने क्या किया, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इसने, इसने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को बाजू में एक कॉइल रखा, नीचे कुछ भी नहीं है। ये नीचे हमने अरेंज किए हुए एक्सपेरिमेंट है। इस कॉइल को ये लेकर, इस मैग्नेट को ये लेकर गया आगे के डायरेक्शन में, आगे। तो क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, फिर ये इसे वापस लेकर आया, तो गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब देता है, बोलो। Sir, when current is जब induced करंट in पास होता है। circuit. When the current is there, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट डिटेक्ट करना। सो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पर करंट है। क्या यहाँ पर कहीं पर आपको बैटरी दिख रही है? नहीं सर, यहाँ पर बैटरी तो नहीं है, बैटरी नहीं है, स्टिल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स है, और कोई ना कोई सोर्स है, इसके कारण ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। मतलब कोई ना कोई सोर्स है जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। इंटरेस्टिंगली जब ये मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में गया, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। जब इसकी मोशन फास्ट हुई तब ये डिफ्लेक्शन ज्यादा मिला। क्या सही है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि ये मैग्नेट के मोशन के कारण यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है। दोनों को साथ में मूव किया पकड़कर तो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। देखो सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया तो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कितना फास्ट उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा। दोनों को साथ में मूव किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नो डिफ्लेक्शन। आया क्या ध्यान में? अब उसने और कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, इसके बाजू में मैग्नेट के जगह पर इसके बाजू में एक कॉइल रखा, और फिर वैसा ही ज्ञान में आया, इस कॉइल को आप लेकर जा रहे हो आगे, तो ये गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, वापस लेकर आ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। मोशन फास्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा है। क्या सही है? बाय द वे ये ब्लैक और ये ब्लैक मतलब आपको ध्यान में आ रहा है, जब इस प्रकार की मोशन है तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो बेसिकली मोशन की डायरेक्शन चेंज होने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई, मोशन फास्ट हुई, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिला। क्या सही है? अगेन दोनों भी साथ में मूव हुए तो डिफ्लेक्शन नहीं मिला। फिर आपने क्या किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पर नीचे एरो नहीं है, तो इधर लेफ्ट साइड में
फिर भी डिफ्लेक्शन मिल रहा था। जब, पर इंटरेस्टिंग चीज ऐसी थी, जब आपने स्विच ऑन किया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको डिफ्लेक्शन मिला, और ये पूरा जब तक ऑन है तब तक डिफ्लेक्शन गायब हुआ। फिर आपने इसे ऑफ किया तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला। मतलब सिर्फ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने के केस में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा था। क्या सही है? सिर्फ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने के केस में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा था, उसके सिवा डिफ्लेक्शन नहीं मिला। सर ये सब का क्या मीनिंग है? दोनों साथ में मूव किए तो डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब करंट नहीं है। एक मूव किया तो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दूसरा जो सर्किट है, इसको स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते वक्त ही डिफ्लेक्शन मिला। जब पूरा करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। क्या मीनिंग है इस सब का? सो सर, ये मैग्नेट है, बाजू में सर्किट है, तो ऑब्वियसली इस मैग्नेट की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये करंट कैरिंग सर्किट है। देखो जानबूझ के यहाँ पर स्विच नहीं दिखाया है, मतलब यहाँ पर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? क्या करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होती है? यस सर। सो जैसे मैग्नेट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में है। ठीक है, स्टिल डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। इसकी मोशन हुई तो डिफ्लेक्शन मिला, मैग्नेट की मोशन हुई तो डिफ्लेक्शन मिला। यहां पर कंटिन्यूअसली करंट जब फ्लो हो रहा है वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं मिला, पर जब स्विच ऑन किया, मतलब पहले करंट था 0, अब करंट हुआ I। फिर स्विच ऑफ किया, करंट था I, फिर 0। जब करंट कांस्टेंट है तो डिफ्लेक्शन नहीं था, जब करंट चेंज हो रहा था तब डिफ्लेक्शन मिला। आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट 0, मैग्नेटिक फील्ड 0। करंट आया कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आई, सो मैग्नेटिक फील्ड 0 to B चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड B थी, करंट 0 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। पहले भी करंट था, बाद में भी करंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई। इसके कारण आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है, पर जब ये मूव करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। दोनों साथ में मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली है। ओके, इसका मतलब ऐसा है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कंडक्टर चेंजेस, वहां पर डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब वहां पर करंट आ रहा है। अब ये करंट किसी के प्रभाव के कारण आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। और करंट है, इसका मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कह रहे हैं, वो है। क्यों आ रहा है ये ईएमएफ? तो ये ईएमएफ इन मैग्नेट की या कंडक्टर की मोशन के कारण या करंट चेंज होने के कारण आ रहा है। मतलब हमारा ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी, इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी, तब यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दिस इज नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या सही है? आया क्या ध्यान में? यस सर।
सर ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, मैं वही तो आपको थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि ऐसा पार्ट आपने पढ़ा। ये मैग्नेटिक, अब आप बता सकते हो इस कॉइल का घूमना क्यों जरूरी है। बिकॉज नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज सफिशिएंट, हमें जरूरत है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल होने के कारण हमारा काम नहीं होने वाला है, इट इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम कहते हैं whenever magnetic field associated with coil changes, EMF is induced in it, which is responsible for induced current, and that's why galvanometer shows deflection. If there is no change in magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है एसोसिएटेड विद कंडक्टर, जो ये दोनों साथ में मूव हो रहे थे तब हो रहा था, तब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। बिकॉज डिफ्लेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जरूरी है। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर। पक्का? यस सर। और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रहेगा। मोशन फास्ट हुई तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था, मोशन फास्ट हुई तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि जितनी मोशन फास्ट उस रेट पर भी ये ईएमएफ या करंट का इंड्यूस होना डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो देखो ये सभी एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं, these are all experiments carried out by Faraday and Henry। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है ऐसे कैरिड आउट उन्होंने किए और उसके थ्रू उन्होंने कहा whenever there is relative motion between magnet and the coil, current is induced in the coil। The potential difference या the potential difference responsible for this induced current या for this current is called as induced EMF and the current is called as induced current। क्या सही है? इस प्रकार से जो करंट इंड्यूस्ड होगा
दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट, और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। So thus the phenomenon in which electric current is generated by varying magnetic field is called as electromagnetic induction। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या सही है? इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आया क्या ध्यान में? तो अब देखो, ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडे को ध्यान में आया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, साथ ही साथ ये मोशन जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का जो रेट है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का रेट कितना ज्यादा है, इस पर ये डिपेंड करेगा। इसलिए फैराडे ने पहले दो काम किए। एक, पहले तो उसने अपना लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कि ये ईएमएफ जो है वो कितना रहेगा। पर उसके पहले हमें एक चीज जरूरी है, विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है क्या आपको? Yes, sir. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एरिया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एरिया, या इसमें और एक वर्ड जरूरी है? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। हमारे गिवन एरिया में से नॉर्मली मतलब एरिया को परपेंडिकुलर कितनी लाइंस पास हो रही है,
ये रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सर जब लाइंस नॉर्मली पास नहीं हो रही है, परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से लाइन से इस एरिया में से पास होने वाली, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इस एरिया को परपेंडिकुलरली कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? ये एरिया वेक्टर रहेगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी ये देते हैं बी बार डॉट ए बार, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर सर बहुत सारे एरियाज रहेंगे तो उस केस में टोटल फ्लक्स आप दे सकते हो छोटे छोटे एरिया को जोड़कर। ये DA1 एरिया है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B1। ये DA2 एरिया जो है छोटा सा एरिया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B2 एंड सो ऑन अप टू, ऐसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे एरियाज अपने पास है। ये ith एरिया है DAI, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है PR। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स इन सभी की एडिशन करके देना पड़ेगा, जिसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। Phi B total flux will be equal to BI into DAI। और इसको ही आप, अगर ये कंटिन्यूअसली वेरिंग है तो आप इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी और इसका एसआई यूनिट है वेबर। क्या है? वेबर। इट इज नथिंग बट गिवन एरिया में से नॉर्मली कितनी लाइन पास हो रही है। जैसे वेबर एसआई यूनिट है, इस यूनिट को आप बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या सही है? यस सर। इलेक्ट्रिक sir. फील्ड को हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पाई इक्वल टू ई डॉट ए कहा था, यहाँ पर बी डॉट ए है। ठीक है, और अब मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान में आ गया, तो हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की तरफ जाते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, देखो। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कौन सा? जो इंड्यूस करंट के इंड्यूस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट
is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. The magnitude of induced EMF, जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो हम इप्सिलॉन से देने वाले थे, या कहीं कुछ जगह पर आपको छोटे ई से भी दिखाई देगा, इन अ सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ, टाइम रेट मतलब डिवाइडेड बाय टी। किसको डिवाइड करना है टाइम से? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, तो डी फाई बी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के रेट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन है तो हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ and hence induced current in the circuit। इसको हम लेंस लॉ पे वक्त जब पढ़ेंगे तब बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन के रिलेटेड फिजिक्स को। और अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, ये सिंगल कॉइल के लिए है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे तो आप कहोगे E इक्वल टू माइनस n टाइम्स, एक कॉइल के साथ डी फाई बाई डी टी रहेगा तो n कॉइल के साथ n डी फाई बी अपॉन डी टी रहेगा। क्या सही है? अब आपको ध्यान में आएगा सर दिस फाई ये B और A पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये N B और A पर डिपेंड करने वाला है। नॉट ओनली दैट B डॉट A है तो यहाँ पर थीटा भी पिक्चर में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इनके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर हमारा इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ डिपेंड करेगा। क्या सही है? ऑब्वियसली ये ईएमएफ है, एक प्रकार का पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट क्या रहने वाला है? वोल्ट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. यस ओके, सो आज हम यहाँ पर रुकते हैं।